हाय फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह KOMS अकेडमी से। हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर में ये देखा था कि वो 16 महाजनपद कैसे बने थे, उनके सोर्सेज देखे थे। उनमें से हमने देखा कि जो मगध है एक महाजनपद, वो कैसे राइज होता है और मगध कैसे राइज होकर के लगभग लगभग पूरे इंडिया पे रूल करता है। तो बने रहिए लास्ट तक। लास्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स और साथ में बीच बीच में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, पेन कॉपी लेकर के बैठना, मैं बताते रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मगध में सबसे पहले पूछा जाएगा कि मगध कहीं रेस क्यों हुआ, इतने सारे हमारे पास सिविलाइजेशन थे। तो देखो, मगध जो है एट प्रेजेंट कहाँ है, तो बिहार है, आप जानते हैं। और उस समय का प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये बहुत ही एक पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिकल पावर के रूप में उठ करके आगे आता है। ठीक है, इसकी जो भी डायनेस्टीज रही हैं वो कल्चरल एंड गवर्नमेंट के बेसिस पे देखा जाए, गवर्नेंस के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इंडिया के एक्सपांसन में। या आप ऐसा कह सकते हैं कि उन 16 महाजनपदों को लगभग लगभग इनने धीरे धीरे कॉन्कर किया और लगभग पूरे इंडिया को इनने रूल किया, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें डायनेस्टीज कौन कौन सी आई, कैसे मगध रेज हुआ, क्या कारण रहे कि मगध हमारा आगे बढ़ा, बाकी के 16 महाजनपद क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए मगध को, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री पढ़ते समय हमारे मन में बहुत सारे विचार आने चाहिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कारण क्या रहा। फिर यहाँ से आपको क्वेश्चंस दिखने लगेंगे और आप आंसर इजिली ढूंढ पाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम ये देख रहे हैं कि मगध की जो पहली डायनेस्टी है वो हर्यक डायनेस्टी है। 544 BC टू 412 मतलब 412 BC तक ये रहा। हर एक डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो बिंबिसार है। और बिंबिसार के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई गई, मतलब जो हिस्ट्री में मेंशन है, वो क्या है कि इंडिया में एक नया तरीका दिखता है स्टेट एक्सपांसन के लिए, या आप यूं समझिए कि स्टेट को सिक्योर करने के लिए। तो इनने क्या किया, देखो, कॉन्कर तो किया, यंग को इनने कॉन्कर कर लिया, आसपास के और भी कुछ रेन थे छोटे मोटे राजा जिनको कॉन्कर किया, और देन आफ्टर चूंकि एक बड़े राजा बन गए हैं तो इनने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया। जैसे कि इनने बहुत सारे जो किंग है आसपास के, जैसे प्रसेनजीत हैं, उनके यहाँ इनका मैरिज होगा, कोसला वैशाली में इनका मैरिज होगा, फिर उसके बाद वाराणसी में ये मैरिज करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनने मल्टीपल मैरिज किया। अच्छा, मल्टीपल मैरिज क्यों किया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैरिज का जो बेस हिस्ट्री पढ़ने में हमें समझ आता है वो ये आता है कि ये अलायंस था। मतलब यूं समझो कि हमारे पास एक आसपास स्टेट है, 4 स्टेट हमारे पास में होंगे और बीच में सेंट्रल में हमें। तो अगर चारों स्टेट के आसपास अगर हम मैरिज कर लें अपने आसपास के स्टेट में, तो एक तो हमारी बाउंड्री सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि अगर हम उनके रिलेटिव हो गए तो वहां पर अटैक करने का कोई चांस नहीं बनता। दूसरी चीज, इस अलायंस से फायदा क्या होगा कि उस समय चलता था डॉरी। तो जैसे मैंने मान लो अपने सटे हुए किसी स्टेट से मैरिज किया, तो वहां के कुछ लैंड हमें डॉरी के फॉर्म में मिलेगा, साथ में कुछ हमें सोल्जर्स मिल जाएंगे या कुछ ऐसा कुछ भी हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि जब भी मुझे किसी थर्ड पार्टी पे अटैक करना है या इन्वेट करना है, तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी बिंबिसार है, इनके 4 मैरिज हुए हैं, तो 4 मैरिज हुए हैं तो 4 राजाओं के थोड़े थोड़े भी सपोर्ट मिले तो एक बड़ी मिलिट्री खड़ा कर सकते हैं ये। तो कंपैरेटिव जिस किंग को ये इन्वेट करने जा रहे हैं, इनके पास नंबर ऑफ मिलिट्री ज्यादा होगी और ये इजिली उसको डिफीट कर पाएंगे या उसके एरिया को कॉन्कर कर पाएंगे। थर्ड चीज ये है कि अगर मान लो कि कभी इन पे अटैक होने वाला है तो डायरेक्ट इन पे अटैक नहीं होगा, जो बाउंड्रीज हैं उन पे अटैक होगा। और किसी एक तरफ से ही कोई अटैक करेगा अगर, तो बाउंड्री पे अगर अटैक करता है तो बाकी के 3 बाउंड्री के जो लोग हैं या जो मैट्रिमोनियल अलायंस में लोग हैं वो हेल्प करेंगे उस एक किंग को डिफीट होने से बचने के लिए। साथ में हर एक डायनेस्टी बिंबिसार जो है वो जाएंगे वहां पे, वॉर में इन्वॉल्व होंगे ही। तो इस तरीके से मिल करके ये लोग एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते हैं, जिससे स्टेट एक्सपांड तो होता ही है, साथ में स्टेट स्ट्रांग भी हो जाता है। क्लियर है? तो ये एक मतलब यहाँ पर यूनिक फीचर है, आपको याद रखना चाहिए। हमसे दूसरा चीज पूछा जाएगा कि इसका बेसिक कैपिटल क्या था। तो इसका राजगृह या गिरिब्रज ब्रज, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हर एक डायनेस्टी ने, बिंबिसार ने इसको एस्टैब्लिश किया, तो इसका कैपिटल क्या था। तो गिरिब्रज और राजगिरी दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप राजगीर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें इनके जो सक्सेसर हुए वो अजात शत्रु हुए। आप जानते हैं पाटलिपुत्र में एक फोर्ट बनवाया था इनने, और इनके अपने ही जो स्टेप मदर हैं, या आप यूं समझ लो कि जो नाना जी हैं, उनसे इनका कुछ पॉलिसीज इनकी बिगड़ी और उनसे उनको लड़ाई हुआ, फिर इन्होंने उनको कंकर किया या कॉन्फ्लिक्ट किया। लिच्छवी से देखो आप, इनका कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, बनारसी में भी हम देखेंगे कि ये वॉर के लिए जाएंगे। तो ये है। दूसरी चीज, इनने पाटलिपुत्र में फोर्ट बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, 2 क्वेश्चन हमसे मिलेगा। अजात शत्रु का जो सक्सेसर है वो होंगे उदयन, और उदयन
जो है वो पाटलिपुत्र जो है ना उसका नींव डालते हैं, मतलब बेस डालते हैं। वो शहर को बनाना स्टार्ट अगर कोई करता है तो उदयन करता है, और उदयन के टाइम पे ही ये कैपिटल बनेगा पाटलिपुत्र। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अजात शत्रु के टाइम यहाँ पे एक सिर्फ फोर्ट है, उदयन के टाइम वो कैपिटल हो गया है पाटलिपुत्र या मगध का, आप यूं समझ लो। और जो आज करंटली पटना के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते हैं बिहार का कैपिटल है। तो ये ध्यान रखना। फिर ये पूरे गैंगेटिक प्लेन में फैलेंगे, और गैंगेटिक प्लेन में आप जानते हैं कि इसके मतलब रेज होने का दूसरा कारण क्या है कि मगध ही क्यों इतना पावर में आया, बाकी के नहीं हुए। तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है। क्यों? क्योंकि फूड ग्रेन्स बहुत अच्छे हैं, हाईली फर्टाइल लैंड है गैंगेटिक प्लेन। तो गैंगेटिक प्लेन के होने से क्या होगा, फूड ग्रेन्स ज्यादा होंगे, फूड ग्रेन्स ज्यादा होंगे तो लोग भी ज्यादा होंगे, क्योंकि देखो जहां पर फर्टाइल लैंड होता है वहां पर पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट ज्यादा होती है, लोग वहां पे माइग्रेट होकर आके रहना चाहते हैं। और अगर लोग आकर के रहे, खाना है, हमारे पास बहुत सारे पब्लिक है, तो हमें मिलिट्री सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, मतलब इजिली मिलिट्री हमें अवेलेबल हो जाएगी और हम कहीं भी जाकर के इन्वेट कर सकते हैं। तीसरा चीज, यहाँ पर ओर्स बहुत ज्यादा है, मतलब मगध के आसपास अगर हम देखें तो आयरन ओर और ये सारी चीजें उस समय बहुत सारी थी, डिपॉजिट थी। तो आयरन ओर से हम क्या करेंगे वहां पे, या मेटल ओर से हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑर्नामेंट, या आप यूं समझो वॉर के लिए ये चीजें बना लेंगे, सोर्ड बना लेंगे, ठीक है ना, शील्ड बना लेंगे, ये सारी चीजें बनाने में हमें हेल्प मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद आता है कि जो इसके लास्ट किंग है उनको इनका ही अमात्य शिशुनाग, अमात्य मतलब होता है काइंड ऑफ मिनिस्टर। तो ये शिशुनाग ने उनको सक्सीड कर दिया, और शिशुनाग ने ओवरथ्रो कर लिया, मतलब यूं समझिए कि जो इसके लास्ट किंग है उनको मार करके उदयन को शिशुनाग राजा बन जाता है। तो शिशुनाग डायनेस्टी आता है। शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो अपना कैपिटल वैशाली ले जाएगा। क्यों? आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो हम ये देख पाएंगे कि चूंकि इनका पाटलिपुत्र राजगिरी गिरी ब्रज में इन्हीं के लोग हैं या कैपिटल है, तो शायद उसके मन में रहा हो कि यहाँ कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए या गलत ना हो जाए, तो वो क्या करता है, अपना कैपिटल शिशुनाग जो वैशाली शिफ्ट कर लेता है। ठीक है? और इसके समय पे जो हमारा मगध है वो उज्जैनी अवंती, मतलब आज का जो उज्जैन है वहां तक फैल जाएगा। क्लियर है? और यहां से मगध, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि शिशुनाग डायनेस्टी एक वीक डायनेस्टी है, वो एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी है। वहां पे भी बहुत सारा स्टेट एक्सपांसन दिखता है। हमारा मगध जो है वो अवंती तक पहुंच गया है। तो थोड़ा सा ये चीज देख लेना। ठीक है? और इसके बाद आता है नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी में जो इसके फाउंडर है वो महापद्म नंद है। महापद्म नंद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी नंद डायनेस्टी के बाद इंडिया का जो ग्रेट किंगडम आएगा, जिसमें मौर्य डायनेस्टी हम बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, कौटिल्य, ये सब आपने सुना होगा। तो महापद्मनंद को बोला गया डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास, और इनके बारे में कुछ मतलब ऐसे डेटा मिलते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री थी। अभी तक की हिस्ट्री में, मतलब जो हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी मिलिट्री अगर किसी की है तो महापद्मनंद की है। ठीक है? बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है, स्टैंडिंग मिलिट्री रख रखा है इनने। ठीक है? उसके साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा होगा। इसी में अंत में क्या होगा कि आएंगे धनानंद या घनानंद, और घनानंद क्या होगा कि कोई असेंबली कर रहे होंगे, उसमें उस समय सबसे जो मतलब एक प्रोमिनेंट, आप यूं समझ लो कि बहुत फेमस फिलोसोफर प्रोफेसर आप जो कहें उनके लिए कम है, कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य और चंद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो आए हुए हैं इनके दरबार में। और वहां पर कुछ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या कुछ वाद विवाद हो जाता है, और वहां पे कौटिल्य को वहां पे कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं ये, कुछ बुक्स में ऐसा भी है कि मतलब उनमें कहीं बहस हो गया या कुछ ऐसा हो गया। तो वहां पर कौटिल्य जो है वो ओथ लेते हैं कि मैं इस नंद डायनेस्टी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करूंगा। और जब वो वहां से जा रहे थे तो उनने आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को अपना अडॉप्ट किया और ले जाकर के उनको तैयार किया। और देन आफ्टर आकर के वो मगध को इन्वेट करते हैं। मगध को इन्वेट करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का किंग बनाते हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से इन्वेट करवाते हैं और खुद उनके सपोर्टर बने हुए हैं, बाद में उनके प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। तो अर्थशास्त्र के राइटर, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य कौन है, तो कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के राइटर है। अच्छा, ये बुक का नाम अर्थशास्त्र है, ये पॉलिटी की बुक है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। मॉडर्न डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। इसके बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको थोड़ा और इस पे रिसर्च करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर हैं। किसके हेल्प से इनने एस्टेब्लिश किया? तो आप जानते हैं, अभी तक मेरे बताने के अनुसार आपको समझ आ गया होगा कि इसको स्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं चाणक्य, जो कि कौटिल्य हैं, या जिनका नाम
विष्णुगुप्त है। तो चाणक्य मतलब चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। और इनने कैपिटल कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र, ठीक है। और इन्हीं चंद्रगुप्त के सन हुए बिंदुसार, अच्छा बिंबिसार नहीं, बिंबिसार हमने एंशिएंट इंडिया में और पहले देखा था, ये है बिंदुसार। और बिंदुसार के सन होंगे अशोका द ग्रेट। क्लियर है? आप जानते हैं अशोका द ग्रेट जो है वो मतलब इंडिया के लगभग लगभग इंडिया यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सपांड हो चुका है। अशोका किंग बनते हैं, और अशोका के किंग बनने के पहले जो मतलब बिंदुसार है उनके पहले चंद्रगुप्त चले जाएंगे अपने सैल्वेशन के लिए श्रवण बेलगोला, और इनने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था, ये भी आप याद रखना। चंद्रगुप्ता जो हैं वो जैनिज्म के फॉलोअर हैं, और इनने श्रवण बेलगोला में संथारा या समलेखना से अपना जो मोक्ष है उसको प्राप्त किया, ठीक है। फास्ट होता है, फास्ट करते हैं, और उसके बाद देन आफ्टर उनका जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है, और वहां से माना जाता है कि उनको मोक्ष मिल गया। ऐसी चीजें हैं। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा याद रखना। फिर उसके बाद आपको बता चुका मैं कि इसके बाद आएंगे बिंदुसार और अशोका। अशोका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर से चंद्रगुप्त के बाद, क्योंकि अशोका के नाम के पहले आप देखते हैं द ग्रेट लगा हुआ है, क्योंकि उनके कंडक्ट ऐसे होंगे बाद में जो उनको ग्रेट बनाएंगे। देखिए अशोका के टाइम पे क्या होता है कि उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट और जो कोई नहीं जीत पाया वो प्रोमिनेंट जो वो है फोर्ट है, वो है कलिंगा फोर्ट, जो एट प्रेजेंट उड़ीसा में आता है। तो ये क्या करते हैं, कलिंगा को इन्वेड करते हैं, और कलिंगा वॉर में बहुत अच्छे तरीके से मतलब सक्सेसफुली उसको डिफीट कर देते हैं। पर उसमें दिक्कत क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और जब ये चीज अशोका देखेंगे तो उनको ये समझ आएगा, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंसेस हैं, पर मैंने जो बुक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है उसमें या अच्छा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि अशोका का मन एकदम से बदल जाएगा, और फिर वो उपगुप्त तिस्सा के पास जाएंगे, और वहां पे जाकर के बुद्धिज्म को सीखेंगे, मतलब बुद्धिज्म के जो नॉलेज है उनको अटेंड करेंगे। एंड देन वो क्या करेंगे, यहाँ से इनका पूरा मन बदल जाएगा, नॉन वायलेंस, पीस, वेलफेयर, ऐसे कंडक्ट में लग जाएंगे। भेरी घोष मतलब कंडक्ट ऑफ वॉर, और जो वॉर पॉलिसी है उसको छोड़ करके वो धम्म घोष में लग जाएंगे, मतलब स्पिरिचुअल और रिलीजियस वर्क में लग जाएंगे। कई बुक्स में ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल सिचुएशन है कि इनका धर्म जो है वो बुद्धिज्म का ही धर्म है। तो हाँ, हम अभी तो यही मान के चलेंगे कि ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और इनके कल्चर में जो है वो बुद्धिज्म बहुत ही ज्यादा फैला। इनने इवन आप जानते हैं इनके एक सन और डॉटर है संघमित्रा और महेंद्र, वो दोनों को ये खुद श्रीलंका पहुंचाते हैं एक बोधि ट्री से जर्मिनेटेड प्लांट को दे करके कि आप जाइए और वहां पे बुद्धिज्म को स्प्रेड कीजिए। और बहुत सारे मॉन्क्स या आप यूं समझो फिलोसोफर्स इंडिया से बाहर भेजे जाएंगे टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। इसके बाद इनके पिलर और केव, अच्छा बच्चों ध्यान देना, इनके पिलर कितने हैं, केव रॉक एडिक्ट्स कितने हैं। तो पिलर इनके 7 है, रॉक एडिक्ट्स 14 है। किस पिलर में किसका इंफॉर्मेशन मिलता है थोड़ा सा ये भी देख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ये आपको सर्च करना है और देन आफ्टर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इनके पिलर पूछे जाएंगे कि कौन सा रुम्बीदेही पिलर क्या है, लौरियारे राज का क्या है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या टोपरा, दिल्ली टोपरा क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो थोड़ा सा उनमें किसका इंफॉर्मेशन मिलता है। लैंग्वेजेस क्या थे, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। तो ये लैंग्वेज आप याद रखना, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इनके 4 लैंग्वेजेस जो हैं वो इनके पिलर्स में मिले हैं। अलग अलग जगह के पिलर में अलग अलग लैंग्वेज को मेंशन किया गया, अलग अलग लैंग्वेज में वो लिखा गया, मतलब जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज होगा उसमें। क्योंकि वो एक जनरल इंस्ट्रक्शन था जनता को बताने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके कंडक्ट होंगे, क्या आपके अधिकार हैं, वैसी चीजें उन पिलर्स में लिखी हुई हैं। तो वहाँ के जनता को जो लैंग्वेज समझ आ जाए उसमें इनने मेंशन कर रखा था, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली क्या है कि मगध हमारा अभी तक क्या हो गया है, एक शेप पकड़ चुका है। पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लैंडस्केप इंडियन ऑफ एंशिएंट इंडिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भारत को भारत बनाने में। क्लियर है? साथ में यहाँ से हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, आप जानते हैं इसकी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी जो है वो प्रमोट होगी और पूरे दुनिया में फैलेगी, है ना। इसके पहले बुद्धिज्म तो है लेकिन पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला हुआ है, क्योंकि बाहर से लोग पढ़ने आएंगे, नालंदा हमारा एजुकेशनल हब बन जाएगा, फिर वहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ाया जाने लगेगा, मेनली बुद्धिज्म के लिए लोग आएंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ से फेमस होंगी। क्लियर है? थैंक यू, बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे।
बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो बुद्धिज्म को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।